अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट हिरा अशरफ एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी इन इजी वे। आज साइकोलॉजी इन इजी वे में हम पढ़ेंगे पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या फिर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी कहते हैं, उसकी टेक्निक्स और उसकी कोर कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि पर्सन सेंटर्ड थेरेपी और क्लाइंट हो या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, उसमें कौन सी कंडीशंस यूज होती हैं। फॉर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी द क्वालिटी ऑफ काउंसलिंग रिलेशनशिप इज मच मोर इंपॉर्टेंट दैन टेक्निक्स। जिस तरह से बाकी सारी थेरेपीज होती हैं, बिहेवियर थेरेपी होगी, कॉग्निटिव थेरेपी, उसमें प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं बहुत ज़्यादा। इसमें टेक्निक्स वगैरह एज इट इज कुछ भी नहीं होती। इसमें क्या होता है कि मेन जो फोकस होता है वो काउंसलिंग रिलेशनशिप पे होता है। काउंसलर और क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है वो जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ज़्यादा बेटरमेंट आएगी, थेरेपी उतनी अच्छी वर्क करेगी। तो इसकी जो कोर कंडीशन होती है वही असल में इसकी टेक्निक्स होती हैं। कोर कंडीशंस कौन सी होती है? कोर कंडीशन ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहते हैं, इसकी मेन 3 कंडीशन होती हैं जो कि है एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और कॉन्ग्रुएंस। एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जिसको हम एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, प्राइजिंग भी कहते हैं, और कॉन्ग्रुएंस जेन्युइननेस, ओपननेस। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है एम्पैथी। एम्पैथी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू ब्रिंग अ चेंज। मतलब हमने जो भी चेंज लेके आना है ना क्लाइंट के अंदर, उसके लिए एम्पैथी बहुत जरूरी है कि जो काउंसलर है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। काउंसलर एबिलिटी टू फील विद क्लाइंट एंड कन्वे इट बैक टू हिम। एम्पैथी कहते हैं कि इसको है कि काउंसलर की एबिलिटी होती है कि वो क्लाइंट को समझ सके, मतलब क्लाइंट की जगह पे अपने आप को रख के वो उसको अंडरस्टैंड कर सके और कन्वे इट बैक टू हिम, और मतलब उसको आगे से मतलब दोबारा से ये चीज़ क्लाइंट को भी बता सके। एम्पैथी और सिंपैथी में थोड़ा में काफ़ी दोनों अलग चीज़ें। अक्सर लोग इसको मिक्स करते हैं। सिंपैथी क्या होता है कि वो कहते हैं हमदर्दी करना, टू फील फॉर समवन, किसी के लिए फील करना कि मतलब इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, किसी के साथ हमदर्दी करना। एम्पैथी होता है कि किसी अपने आप को किसी की जगह पे रख के सोचना, टू फील विद समवन, टू फील विद द क्लाइंट। या एम्पैथी में होता है में टू पुट योर फीट इन समवन एल्स शूज। इसका मतलब ये जो कहावत है ये इसके लिए यूज होती है। इसका मतलब ये है कि अपने आप को दूसरे बंदे की जगह पे रख के महसूस करना। इसको कहते हैं एम्पैथी। ये एक एडवांस होती है फॉर्म, सिंपैथी से ज़्यादा एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है ये, जो कि काउंसलर में होना बहुत ज़रूरी है। अब जो एम्पैथी की होती है 3 टाइप्स होती हैं: सब्जेक्टिव एम्पैथी, इंटरपर्सनल एम्पैथी, ऑब्जेक्टिव एम्पैथी। सब्जेक्टिव एम्पैथी में क्या होता है कि इंसान अपने आप को सब्जेक्ट की जगह पे, क्लाइंट की जगह पे रख के सोचे, मोमेंटरीली एक्सपीरियंस व्हाट इट इज लाइक टू बी अ क्लाइंट। मतलब अपने आप को क्लाइंट की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे रख के सोचना कि उस वक्त उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। इंटरपर्सनल एम्पैथी होती है कि अंडरस्टैंडिंग अ क्लाइंट्स फिनोमिनोलॉजिकल एक्सपीरियंस, के इंसान के क्लाइंट के एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करना कि क्लाइंट ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया, उसको कैसा लग रहा होगा, उसके एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करना। इसको कहते हैं इंटरपर्सनल एम्पैथी। ऑब्जेक्टिव एम्पैथी होती है कि जो जिसमें सब्जेक्टिवनेस इन्वॉल्व ना हो। और सब्जेक्टिव एम्पैथी में हम हर चीज़ को क्लाइंट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, क्लाइंट की नज़र से देखते हैं कि क्लाइंट को कैसा फील हो रहा होगा। जबकि ऑब्जेक्टिव एम्पैथी में हम ऑब्जेक्टिवली हर चीज़ को देखते हैं, हम क्लाइंट के लिए फील ज़रूर करते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, मतलब और भी इंफॉर्मेशन को हम कंसिडर करते हैं और फिर ओवरऑल हम देखते हैं कि क्लाइंट को जो इशू आ रहा है वो क्यों आ रहा है। यूजिंग रेप्यूटेबल नॉलेज सोर्सेज आउटसाइड ऑफ अ क्लाइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें हम सिर्फ क्लाइंट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज नहीं करते, बल्कि सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके इशू से रिलेटेड, हम और सोर्सेज से भी उस इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये एम्पैथी की 3 टाइप्स है: सब्जेक्टिव एम्पैथी, इंटरपर्सनल एम्पैथी, ऑब्जेक्टिव एम्पैथी। इसके अलावा एम्पैथी की 2 और टाइप होती हैं जो कि है प्राइमरी एम्पैथी और एडवांस्ड एम्पैथी। प्राइमरी एम्पैथी होती है प्रोसेस विच इन्वॉल्व द काउंसलर अटेंडिंग, लिसनिंग एंड कम्युनिकेटिंग एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ क्लाइंट मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि इंसान जो काउंसलर होता है वो अटेंड करता है क्लाइंट को, लिसनिंग उसको सुनता है और समझने को समझता है, एंड कम्युनिकेटिंग एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ क्लाइंट्स मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन, और जो चीज़ और क्लाइंट को भी ये चीज़ मतलब फील करवाता है कि वो समझ गया है बात, क्लाइंट की बात को। रिस्पॉन्डिंग इन सच अ वे, ऐसे रिस्पॉन्ड करता है दैट इज अपेरेंट टू बोथ द क्लाइंट एंड द काउंसलर, कि दोनों को ये चीज़ समझ आए। दैट काउंसलर हैड अंडरस्टूड द क्लाइंट मेजर थीम्स, कि काउंसलर को क्लाइंट की बात समझ आ गई है। मतलब वो उसमें क्या होगा, सीधे सीधे वो लिसनिंग करता है, अटेंडिंग करता है, उसको अटेंड करेगा, उसकी सारी बात सुनेगा, उसको समझेगा और फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा कि उसको ये पता चल जाए कि काउंसलर समझ गया सब। जबकि एडवांस्ड फॉर्म में होता है कि
कि जो प्राइमरी एम्पैथी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो आएंगे ही, साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी आ जाएगी। मतलब इट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ एम्पैथी विच आल्सो इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाइंट्स इश्यूज, थीम्स, मीनिंग्स एंड इमोशन दैट आर बिलो द क्लाइंट्स शेयर्ड इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी एम्पैथी में काउंसलर उस चीज़ को समझेगा जो क्लाइंट ने बताई है, जो इन्फॉर्मेशन बताई है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। एडवांस फॉर्म ऑफ एम्पैथी को होती है जिसमें इंसान उन चीज़ों को भी इंटरप्रेट कर लेता है कि जो क्लाइंट ने नहीं बताई। जो क्लाइंट की डीप फीलिंग्स है उसको भी वो इंटरप्रेट कर लेता है, उसके थोड़े लफ्जों से ज़्यादा समझता है, मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेता है। एडवांस फॉर्म ऑफ एम्पैथी होती है जिसमें इंसान डीप फीलिंग्स को भी जज कर लेता है। इन्वॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी एम्पैथी, इसमें प्राइमरी एम्पैथी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होते ही हैं, एज वेल एज यूटिलाइजिंग स्किल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लोरेशन। वो इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लोरेशन की सलाहियत यूज करता है टू अंडरस्टैंड डीपर फीलिंग्स एंड कम्युनिकेट देम टू द क्लाइंट। वो वाली बातें भी समझता है जो क्लाइंट ने नहीं बोली। मतलब अगर क्लाइंट कोई मेटाफोर्स या कोई मुहावरे या मुहावरतन कोई भी बात मतलब कह रहा है कि लोग मुझे कुछ समझते नहीं है या लोग मुझे खिलौना समझते, तो वो मतलब वो उसकी डीप फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करता है जो काउंसलर होता है। प्राइमरी एम्पैथी में सिर्फ वही बातें अंडरस्टैंड करना जो क्लाइंट ने बताई हैं और रिफ्लेक्ट बैक करना, जबकि एडवांस एम्पैथी में अंडरलाइंग इश्यूज जो होते हैं, अंडरलाइंग थीम्स जो होते हैं, जो भी मतलब उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और उसके ऐसे इमोशंस को जो उसको खुद भी नहीं जिनका पता होता, उन सबको भी एक्सप्लोर करना आ जाता है। अब आगे आ जाता है, फर्स्ट थिंग थी एम्पैथी, सेकंड थिंग होती है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहते हैं एक्सेप्टेंस को, बगैर किसी शर्त के एज इट इज एक्सेप्ट करना, मतलब जो इंसान जैसा हो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। आल्सो नोन एज एक्सेप्टेंस, डीप एंड जेन्युइन केयरिंग फॉर द क्लाइंट एज अ पर्सन, मतलब क्लाइंट की परवाह करना। दैट इज प्राइजिंग द पर्सन जस्ट फॉर बीइंग, मतलब जैसा इंसान है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हो, इसको कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। आगे आते हैं कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि ऑनेस्टी हो, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट इन द थेरापॉटिक रिलेशनशिप जो है काउंसलर और क्लाइंट का, उसमें वो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कि ऑनेस्ट हो। बाय गिविंग अप रोल्स एंड फैकेट्स, फैकेट्स कहते हैं फॉल्स फेस, मतलब ऐसा ना हो कि आप सोच कुछ हो रहे हैं और आप क्लाइंट के सामने कुछ और दिखा रहे हैं। ये चीज़ जो है ये इसको फैकेट्स कहते हैं कि फॉल्स फेस। मतलब इंसान को ऑनेस्ट होना चाहिए अपने बातों में, ऑनेस्ट हो। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे है कि जैसे अगर हम क्लाइंट को ये कह रहे हैं कि हम आपकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, तो फिर ये भी होता है कि वो ऑनेस्ट रहें, उसको कॉन्फिडेंशियल रहें। जेन्युइननेस आ जाती है, ओपननेस आ जाती है। ओपननेस में होता है कि क्लाइंट को समझने की कोशिश करना चाहिए से, ऑथेंटिसिटी, ट्रांसपेरेंसी, इसको इस सबको कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, कि मतलब जो रिलेशनशिप है, थेरापॉटिक रिलेशनशिप है, वो ऑनेस्ट होना चाहिए। अब आगे आ जाता है, ये 3 कोर कंडीशन हैं जो कि क्लाइंट सेंटर थेरेपी में बहुत ज़रूरी होती हैं, कोर कंडीशन है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस जो हैं उसकी वजह से भी हम थेरेपॉटिक रिलेशनशिप, जो क्लाइंट और काउंसलर का रिलेशनशिप है, वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जिनमें आ जाती है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में यूज टू हेल्प एम्बिवेलेंट क्लाइंट। एम्बिवेलेंट क्लाइंट वो होते हैं जो कंफ्यूज क्लाइंट होते हैं, जो अनडिसिसिव होते हैं, मतलब जिनमें जो डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब डबल माइंडेड होते हैं कि उनके डबल इमोशंस होते हैं। दो चीज़ों में अगर उनको डिसीजन लेना है, उनको समझ नहीं आएगी कि वो कैसे डिसीजन लेना है। तो मोटिवेशनल इंटरव्यू के थ्रू उनको रियलाइज करवाया जाता है कि और डिसीजन मेकिंग में हेल्प की जाती है। यूज टू हेल्प एम्बिवेलेंट क्लाइंट मोर क्लियरली असेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को असेस कर सकें, समझ सकें। एज ए कंटम्पलेट मेकिंग चेंजेस, अगर और चेंजेस लाने के लिए वो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, इमोशंस को अच्छे से समझ सकें, और उनको मुख्तलिफ चीज़ें रियलाइज करने में हेल्प करते हैं, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस वगैरह। मेथड्स दैट हेल्प प्रमोट द काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट काउंसलर के रिलेशनशिप को प्रमोट करती हैं? एक्टिव लिसनिंग, मतलब गौर से सुनना, मतलब पैसिव लिसनिंग नहीं होनी चाहिए कि मतलब कि क्लाइंट की बात करें तो हम कुछ और काम कर रहे हों और हम उसकी मेन पॉइंट्स मिस कर जाएं। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, मतलब सही से उसकी बात पूरी सुनना और ध्यान देना। एक्यूरेट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहते हैं कि जो भी क्लाइंट ने बात आपको कही है उसको काउंसलर टाइम टू टाइम उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, मतलब कि कुछ स्टेटमेंट्स को दोहरा के क्लैरिफाई करता है कि आपने ऐसे ही बात बताई, और के साथ साथ फीलिंग्स को भी रिफ्लेक्ट बैक करता है कि मतलब जो उसको समझ आ रही होती है वो बताता है कि आपको, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्शन में आता है कि जो भी उसकी फीलिंग्स और स्टेटमेंट्स है उनको रिफ्लेक्ट बैक करता है।
क्लैरिफिकेशन होती है, क्लैरिफाई करे वो, समराइजेशन, जो भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है उसको समराइज करे सही तरीके से समझने के लिए। इसके अलावा कन्फ्रंटेशन एक टेक्निक होती है जिसमें क्वेश्चनिंग इस्तेमाल की जाती है, और ये भी इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि क्लाइंट को उसकी इमोशन, उसकी फीलिंग्स या मोस्टली सिचुएशंस को समझने में हेल्प की जाती है कन्फ्रंटेशन के थ्रू भी। ये क्वेश्चनिंग टाइप टेक्निक होती है। ये सारे तरीके हैं जो क्लाइंट काउंसलर रिलेशनशिप को बेटर करने में हेल्प करते हैं। अब आगे आ जाती है इसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन। इसके क्लाइंट सेंटर थेरेपी के क्या फायदे नुकसान होते हैं। फर्स्ट पैरा जो है इसकी स्ट्रेंथ्स को शो करता है एप्लीकेबल टू अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के लिए यूज हो सकता है। एंड इन अ नंबर ऑफ सेटिंग्स, सीसीटी जो क्लाइंट सेंटर थेरेपी है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के लिए और काफ़ी सारी सिचुएशन में यूज हो सकती है। कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इन केसेस में यूज हो सकती है एक्सेट्रा। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। टू सिंपलिसिस्टिक, सिंपल सी ये थेरेपी है, और ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब बहुत ज़्यादा इस इंसान को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट सेंटर थेरेपी इंसान की नेचर बहुत पॉजिटिव है, इंसान ऑप्टिमिस्टिक है। ये बहुत थेरेपी जो है अनफोकस्ड है, मतलब इसमें कोई फोकस नहीं होता, इसमें कोई गोल सेट नहीं किए जाते जैसे बाकी थेरेपीज होती है। उसमें उसमें गोल सेट किए होते हैं कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, ये चेंज लेके आना है। इसमें कोई गोल नहीं सेट किए जाते, अनफोकस्ड है। नो डायरेक्शन आर इन्वॉल्व, कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। कैन यूज विद चिल्ड्रन, कांट यूज विद चिल्ड्रन और सिवियरली डिसेबल्ड क्लाइंट। सिवियरली डिसेबल्ड जो क्लाइंट है जिनमें जिनके थॉट्स प्रॉब्लम हो, या फिर जिनकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आ जाए, और बच्चों के साथ जो खुद सही से समझ नहीं सकते, उनके साथ ये थेरेपी यूज नहीं हो सकती। इग्नोर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट गोल्स, इसमें ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए गोल्स वगैरह सेटिंग किए जाते हैं। डील्स ओनली विद सरफेस इश्यूज के साथ ज़्यादा डील करती है, और जो इन डेप्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको नहीं डील करती है थेरेपी जो है। ये थी क्लाइंट सेंटर थेरेपी की कोर कंडीशन। मेन जो है वो थी कोर कंडीशन होती हैं जिसके बगैर क्लाइंट सेंटर थेरेपी इनकम्प्लीट है। वो कौन कौन सी कंडीशन है। एम्पैथी होनी चाहिए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए, और जेन्युइननेस होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर काउंसलर में होंगी तो ये थेरेपी जो है ये फिर होती है, यूजफुल होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।